सुगौली संधि है जिसने नेपाल से सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र को अलग कर लिया। ठीक है, भारत नेपाल की सीमा का निर्धारण किया, लेकिन आधिकारिक तौर पे नहीं। देखिएगा कैसे सीमा का निर्माण। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2021। उम्मीद कर रहा हूँ आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलकारी होगा। आज मिडनाइट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। नए वर्ष पे मैं नया वीडियो बना रहा हूँ। ये भारत और नेपाल के संबंध पे बना रहे हैं और साथ ही नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देनी थी। आप कमेंट करके बताइएगा कि 2020 कैसा रहा। 2020 जाने से आप खुश हो या 2020 बीत जाने से दुखी हो। और मेरा कहें तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी अजीबो गरीब रही 2020 में। मैं बता नहीं सकता कि मेरे लिए अच्छा था बुरा था। एक दौर था, शुरुआत हुई बड़े अजीब टाइप की शुरुआत हुई थी 2020 की, और फिर बीच में काफ़ी बदलता रहा, साल भर बड़े वो चलते रहे। आखिरकार मुझे 2000 की फैमिली, आप 2000 यूट्यूब पे 2000 की फैमिली मिली मुझे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 2020 की, और कोई अचीवमेंट नहीं था। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने मेन टॉपिक की, जो टॉपिक है भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध अगर देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आज के भौगोलिक स्थिति से भी भारत नेपाल संबंध बहुत ही चर्चा का विषय है। आखिर मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं? हाल ही में नेपाल ने भारत के काला पानी, लिपुलेख दर्रा और लिपियाधुर नामक 3 स्थानों पर अपना दावा ठोका। और जब भारत जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत ने जब नया मैप प्रस्तुत किया, तो नेपाल ने उसके जवाब में विरोध प्रदर्शन किया, और साथ ही साथ संसद में संशोधन करके एक नया अपना नेपाल का नक्शा ले आया, जिसमें इन क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बताया। ये क्षेत्र जब अपना बता दिया तो भारत नेपाल के संबंध जो थे वो चर्चा का विषय बन गए। ये शुरुआत हुई थी मई जून से और आज तक चर्चा का विषय बना रहा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत नेपाल जो संबंध है ये आज के संबंध नहीं, इतिहास इनकी संबंध को व्याख्या करता है। इतिहास में आप जब इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में आप कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि भारत और नेपाल के बीच में कोई सीमा रही है। चाहे वो धर्म के मामले में देख लीजिए, चाहे बौद्ध संस्कृति में ले लीजिए कि बौद्ध के जो धर्म प्रचारक हैं वो नेपाल तक ही है, नेपाल चीन पूरा मतलब सब जगह पे है। उसके अलावा आप चाहे गोरखा 1857 की क्रांति देख लीजिए। 1857 में नेपाल के लोग किस प्रकार से मतलब साथ रहे हैं, उसकी बात हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं भारत नेपाल का जो वो है साझी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है। साझी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है। ये एक दूसरे से मुक्त आवाजाही इसमें संभव है, मतलब इनकी खुली सीमा है। भारत नेपाल में कोई प्रकार की सीमा विवाद नहीं था कभी भी। इन दोनों के बीच में लगभग 1808 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा लगभग 98% पे कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं, देखने की दृष्टि से कहूं, एक व्यवहारिक दृष्टि से कहूं, तो इस सीमा की, इनके बीच की जो सीमा है, इनकी आधिकारिक व्याख्या नहीं है। आधिकारिक व्याख्या नहीं। इसलिए कभी कभी इन दोनों में, भारत नेपाल में वो हो जाता है, टकराव हो जाता है। एक दूसरे से मुक्त आवाजाही का क्षेत्र है कि यहाँ के लोग, चाहे भारत के लोग हो चाहे नेपाल के लोग हो, ये एक दूसरे पे जा सकते हैं, बिना किसी वीजा की जरूरत नहीं होगी। मुक्त क्षेत्र है, खुली सीमा है, विदेशी तौर पर इनको पहचान नहीं किया जाता, और बिना परमिट के काम कर सकते हैं। बिना परमिट के, चाहे भारत के लोग हो नेपाल में जाके बिना परमिट के काम कर सकते हैं, चाहे नेपाल के लोग हो भारत में आके बिना परमिट के काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बिना परमिट वाली बात पे आपको एक डेटा दे रहा हूं। 60 लाख नेपाली हैं, 60 लाख नेपाली ने भारत को अपना घर बना रखा है। 60 लाख नेपालियों ने अपना घर भारत को बना रखा है, काम करते हैं। और वहीं पे 6 लाख भारतीय हैं, 6 लाख भारतीय हैं जो कि नेपाल में अपना घर बनाए हुए हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बिहार का जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार के लोग क्या करते हैं, उत्तर बिहार के लोगों की शादियां, बेटियों का जो शादी हुआ है वो भी नेपाल में हुआ है। इसलिए इनको कह दिया जाता है कि इनकी रोटी बेटी का संबंध है भारत और नेपाल का।
रोटी बेटी का संबंध। मेरे कई ऐसे फ्रेंड है, बिहार के फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, कुछ फॉलोअर हैं जो कि बिहार से हैं। उनके घर की, चाहे उनकी बहनों की शादी या उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य की, उत्तर बिहार के किसी न किसी सदस्य की शादी नेपाल में की गई। ऐसा लगता है, मतलब अजीब सा लगता है कि नेपाल में उनकी शादी हुई, दूसरे देश में हो जाके। एक अलग ही ट्रेंड है वहाँ पे। वहाँ की बातें आप भली बात जानते होंगे। अगर आप उत्तर बिहार से बिलोंग करते हो या आपके नेपाल से किसी प्रकार की घनिष्ठ संबंधता है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा और लोगों को भी बताइए कि कैसे संबंध है आपके और किस प्रकार आप नेपाल को जानते हो। ठीक है, वहां आप जाएंगे तो एक चीज और याद आ रही, जब बिहार में दारू बंद हुआ था, शराब की बंदी लगा दी गई थी, तो कुछ लोग क्या करते थे, नेपाल जाके दारू लेके आते थे। मतलब इतनी भक्ति, इतनी भक्ति, इतनी भक्ति। अगर इन लोगों को ना अगर कह दिया जाता कि कोरोना टाइम पे दारू बंद है तो शायद ये लोग कोरोना को ही खा जाते। ऐसा हुआ नहीं, बस सरकार ने दारू चालू कर दिया। भारत नेपाल संबंध, ठीक है, बिना परमिट के हुआ। अब ये बात करते हैं ये तीनों के विवाद का रीजन क्या है, कारण क्या है, इनके बात करते हैं। भारत नेपाल संबंध में जो मैं बात करूं, इनकी एक साझी सांस्कृतिक विरासत है कि जैसे बौद्ध धर्म को ले लीजिए। बौद्ध धर्म को अगर मैं कहूं, बौद्ध धर्म को समझाना हो ठीक से, अगर बुद्ध के जन्म से लेकर उनके विस्तार को समझाना हो तो केवल भारत में संभव नहीं है। केवल भारत में। नेपाल का बात आएगा, कैसे आएगा कमेंट करके बताइए आप। नेपाल की बातें आएंगी। अगर मैं कहूं कि इनके सामाजिक क्षेत्र में रोजी रोटी का, रोटी बेटी का रिश्ता है तो गलत है। आप देखिए, मैंने बता ही दिया। साथ ही इनके भारत सरकार जो है, भारत सरकार आजादी के बाद एक समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच में। भारत नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ जिसे भारत नेपाल शांति और मित्रता समझौता कहा जाए। मित्रता समझौता 1950 में हुआ। इसने 3-4 प्रकार के बदलाव किए। भारत नेपाल को रक्षा व विदेशी मामले में सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करेगा। भारत सरकार सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करेगा। साथ ही भारत और नेपाल के बीच में कोई सीमा नहीं होगी। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, देखिए, अधिनियम के बारे में, जो मित्रता समझौता हुआ इनके बारे में कुछ नहीं होगा। साथ ही रक्षा हो गया। साथ ही आधारभूत ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत ढांचे के विकास में भारत सरकार नेपाल की मदद करेगा। भारत सरकार नेपाल की मदद करेगा आधारभूत ढांचे विकास में। साथ ही भारत ने रक्सौल से काठमांडू तक इलेक्ट्रिक रेल, रक्सौल से काठमांडू तक रेल ट्रैक बिछाने का समझौता किया गया। ये भारत नेपाल का संबंध हो गया। लेकिन अब चर्चा आती है कि ये भारत नेपाल संबंध में ये आखिर इतनी अच्छी मित्रता में दरार कैसे पड़ गई, क्यों पड़ गई भाई दरार? इतनी अच्छी मित्रता थी तो इनके बीच में दरार पड़ने का रीजन क्या था? हुआ यूं, मुझे जहां तक याद आ रहा है 1813 से 15 के बीच में, एग्जैक्ट डेट मुझे 1813-15, हाँ शायद 1815 की बात कर रहे हैं। 1815 में एक लड़ाई हुई थी, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1815 के करीब में। आंग्ल नेपाल युद्ध में गोरखा, एक सेकंड देखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, फर्स्ट आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की जनता, नेपाल के बीच में यह झगड़ा हुआ, यह लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष विजयी नहीं रहे, बराबरी पर लड़े। लेकिन लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझौते के नाम पे इनके साथ बगावत कर दिया, समझौता किया, लास्ट में समझौता किया। और समझौता उनके खिलाफ, उनके आन बान शान के खिलाफ दिक्कत की बात थी, जो मैं दिखा रहा हूं। 1815 की लड़ाई के बाद उनके बीच में एक समझौता हुआ जो जाना गया सुगौली की संधि। सुगौली की संधि 1816
1816 में सुगौली की संधि हुई। सुगौली की संधि वही संधि है जिसने नेपाल से ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल से सिक्किम वाले क्षेत्र, सिक्किम व दार्जिलिंग क्षेत्र को अलग कर लिया। दार्जिलिंग क्षेत्र को अलग कर लिया। यह वही सुगौली संधि है जिसने नेपाल से सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र को अलग कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ ये सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र अलग कर लिया। ये अलग ही मुद्दा है नेपाल की। जब ये दार्जिलिंग क्षेत्र अलग हो गया, इनकी एक अलग है, ये गोरखा है। गोरखा, ये वही गोरखा है जो अपने सरकार में, अपने देश में जो नेक है, हमारी पूर्वोत्तर की तरफ नेक है, उसमें एक अलग गोरखा लैंड की मांग कर रहे हैं। गोरखा लैंड की मांग कर रहे हैं। कभी आप सुने होंगे गोरखा लैंड की बात, कभी आएगी, अगर आप कहेंगे तो बना दिया जाएगा गोरखा लैंड की बातें। यह वही सुगौली की संधि है जिसने भारत नेपाल की, यही हमारे पॉइंट यहां पे है, भारत नेपाल की सीमा का निर्धारण किया। सीमा निर्धारण किया, भारत नेपाल की सीमा का निर्धारण किया, लेकिन आधिकारिक तौर पे नहीं। देखिएगा कैसे सीमा का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि एक महानदी जो है वहां पे, महानदी नदी बहती है, महानदी कि महानदी के पूर्व का क्षेत्र ये पश्चिम होगा, पश्चिम का क्षेत्र और पूर्व के क्षेत्र, पूर्व के क्षेत्र को नेपाल को दिया गया। ठीक है, और पश्चिम के क्षेत्र को भारत को दिया गया। ठीक है, 1816 में जब सुगौली की संधि हुई तो अंग्रेजों ने महानदी के पूर्व पश्चिम के क्षेत्र को भारत को कहा और पूर्व के क्षेत्र को नेपाल को कहा। और ये जो महानदी है, इसके महानदी का जो महानदी है, इसी के पश्चिम में ये तीनों क्षेत्र आते हैं। पश्चिम में तीनों क्षेत्र आते हैं, लेकिन ये काला पानी इसी क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, काला पानी इसी क्षेत्र में आता है और ये सारे पश्चिम में आते हैं। अब नेपाल सरकार का यह दावा है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप अभी तक हल्के में सुन रहे हो, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, शब्दों की गहराई पे जाइए। देखिएगा आप लोग, मैंने देखा, मैं जहां तक देखता हूं अपने वीडियोस में आप लोगों के जो व्यूज आ रहे हैं, व्यूज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूं। आप देख रहा हूं जो एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई है, एनसीईआरटी की क्लासेस पढ़ाई है, उसको कम देख रहे हो आप, उसको कम देख रहे हो। क्यों कम देख रहे हो भाई? एनसीईआरटी की क्लासेस क्यों कम देख रहे हो? एनसीईआरटी की क्लासेस जानते हो क्या है? एनसीईआरटी यूपीएससी का हार्ट है, हृदय है, हृदय, हिंदी वालों हृदय है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो भैया अपनी सिलेक्शन को आप लात मार रहे हो, समझ जाना, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। एनसीईआरटी बेसिक है, किसी भी टॉपर को देख लो यार, क्यों कहता है कि एनसीईआरटी पढ़े, सिर्फ एनसीईआरटी का नाम लेता है, कहता है एनसीईआरटी मेरी टेक्स्ट बुक थी, एनसीईआरटी मेरी टेक्स्ट बुक थी, एनसीईआरटी मेरी टेक्स्ट बुक थी, कहता नहीं है। तो उसी से समझ जाओ एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। और मैं इसी को आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं। मैंने अभी तक जो आज तक की डेट में बता रहा हूं, मैंने जो अपलोड किया हुआ वीडियो, उसके हिसाब से 11th की भौतिक पर्यावरण मैंने पढ़ा ही दिया है आपको, भौतिक पर्यावरण पढ़ा दिया है। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं 5-6 क्वेश्चन, लिखना गलत है, पता नहीं कितने आते, कभी कभी 5 आ जाते हैं, कभी कभी कम आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। इससे ज्योग्राफी के क्वेश्चन 100% आते हैं, 100 नहीं 200% इसी बुक से आते हैं। 200% आईएएस में मैं बोल रहा हूं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और मेरे वीडियोस 10 वीडियो मात्र डाला, उसका डाल दीजिए, आपको हर साल 4-5 सवाल ना मिलेगा, मतलब अगर ज्योग्राफी का अच्छा खासा है, हर साल एक सवाल मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम 5-6 सवाल आए हुए हैं। आप मिला लीजिए, तब कहिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आते हैं या नहीं आते हैं। लाइन बाय लाइन आते हैं भाई साहब, लाइन बाय लाइन आते हैं। मैंने गलती किया था, उसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूं। फिलहाल ये सुगौली की संधि की बात कर रहे थे हम, सुगौली की संधि ने, सुगौली की संधि, सुगौली की संधि, सुगौली की संधि 1816 पे बात करें। सुगौली की संधि ने कहा कि जो ये महानदी है, इसके पश्चिम की तरफ भारत है और
पूरब की तरफ कौन है? नेपाल है। बोलिए सही। और सारी नदियां जो महानदी है, महानदी के इसी साइड आती हैं, लेकिन नेपाल का दावा है कि जो नेपाल का दावा है कि महानदी का उद्गम करने वाली सबसे विशेष नदी, सबसे प्रमुख नदी, करने वाली एक नदी का उद्गम कहां से है भाई? कहां से है? इसका नाम लिपियाधुर से है। कहां से है भाई? लिपियाधुर से है। नेपाल कहता है कि महानदी की उद्गम करने वाली एक नदी, कई नदियों से मिलकर बना है ना महानदी, महानदी के उद्गम करने वाली एक नदी का जो उद्गम है वो लिपियाधुर से है। अगर ये लिपियाधुर से है तो इस हिसाब से लिपियाधुर, काला पानी और लिपुलेख दर्रा भारत का नहीं, नेपाल का हिस्सा है। नेपाल कहता है, भारत नहीं, नेपाल का हिस्सा है। ठीक है। और भारत कहता है कि जितनी भी नदियां हैं महानदी की जितने भी उद्गम नदियां हैं जिनको मिलके महानदी का निर्माण हुआ, वो सब की सब महानदी की सारी नदियां काला पानी में आकर मिलती हैं, काला पानी नामक स्थान पर मिल गई हैं, आकर मिलती हैं। इसलिए काला पानी पर मिलती हैं, इसलिए काला पानी को महानदी, काला पानी से महानदी को माना जाना चाहिए। बात सही है भाई कि काला पानी से माना जाएगा। जैसे ब्रह्मपुत्र कहां से मिल रही है वो, जैसे आप गंगा नदी मैंने बना रखा है, आप गंगा नदी में बता रहा हूं, गंगा नदी का वीडियो जो बनाया उसके हिसाब से बता रहा हूं। गंगा नदी की शुरुआत होती है भागीरथी से, तो भागीरथी हुआ, अलकनंदा हुआ, वो तो गंगा नदी को नहीं कहा जाएगा ना, उनका नाम तो गंगा नदी नहीं है ना। गंगा नदी जहां पे उद्गम हुआ है वहीं से माना जाएगा। उसी हिसाब से काला पानी पे जाके महानदी की सारी नदियां मिल रही, नाम तो महानदी का वहां से जुड़ रहा है तो वहां से उद्गम मानो ना। और जैसा कि अंग्रेज भी मान के चले गए थे, ठीक है, इसलिए ये माना चाहिए, इसलिए ये तीनों क्षेत्र भारत के हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा ही होता है, ऐसा ही हमेशा हर देश की रूल में लगाया गया है। मैं भारतवासी हूं इसलिए भी, और वैसे भी काला पानी है और ये तीनों हमारे हैं। ठीक है। अब बात करती है ये तीनों, चलो भाई 3 क्षेत्र हैं, 3 एरिया हैं, इनके लिए हम भारत नेपाल का संबंध गड़बड़ नहीं कर सकते अगर भारत सरकार सोचेगी। तो सवाल ये आता है कि ये 3 क्षेत्र क्या हैं? इतनी लड़ाई, इतने अच्छे संबंध के बीच में इतना अच्छा क्यों आ रहा है? तो मैं लिख रहा हूं काला पानी छोड़ो, लिपुलेख दर्रा, इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंस, इनके इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। ठीक है, लिपुलेख दर्रा, ये लिपुलेख दर्रा वही दर्रा है जो मानसरोवर जाने वाले रास्ते में पड़ता है। मानसरोवर जो भारत से बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं मानसरोवर यात्रा पे, मानसरोवर झील की यात्रा करने जाते हैं चीन में, ये वहीं से जाता है, उसके रास्ते में लिपुलेख दर्रा पड़ता है। हालांकि एक है नापुला दर्रा भी है जहां से यहाँ पे जाया जाता है, लेकिन नापुला दर्रा जो है वो बहुत बड़ा है और ये बढ़िया से, मतलब ये पास पड़ता है, इससे ज्यादा लोग श्रद्धालु जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन के ट्रायंगल पर है। ये लिपुलेख है, इधर उत्तराखंड हो रहा है, इधर नेपाल शुरू हो रहा है और इधर चीन है। ये तीनों के पॉइंट पर है, इसलिए इसकी राजनैतिक महत्व बढ़ जाती है। इसलिए भारत के लिए ये दर्रा अपना बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है। और दूसरी चीज, मानसरोवर के नाते ये धार्मिक महत्व रखता है। और भाई आप जानते हो कि भारत में धर्म का मतलब, भले धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन धर्म को लोग इतना मानते हैं, भारत में इतना मानते हैं कि आपने कुछ दिनों पहले हरियाणा में सुना होगा बाबा राम रहीम का केस।
वो सही थे गलत थे, लेकिन इतनी ज्यादा कि वो अगर उनको गलत साबित किया गया और गलत पकड़े गए, उनकी अंधभक्ति में इतना कि आप बवाल कर गए। या गलत थे या नहीं सही थे ये बात नहीं, लेकिन किसी के लिए आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, किसी एक बंदे के लिए। वो इंसान है, भगवान नहीं मानता मैं किसी को, भगवान कोई नहीं मानता मैं, तो उसके लिए आप ऐसे विवाद कर रहे हो। या बहुत सारे बाबा हैं उनकी बातें कर रहे हो। भाई भक्ति और देखो, श्रद्धा और भक्ति में अंतर होनी चाहिए। श्रद्धा क्या होती है? किसी की मान को, किसी के सम्मान को, बातों को अपने जीवन में उतारना, ठीक है, ये है श्रद्धा। और भक्ति क्या होती है कि आप उससे आंख बंद करके, अंधभक्ति कहो, आंख बंद करके उसके पीछे भाग रहे हो। और भारत में अंधभक्ति वाले बहुत सारे लोग हैं। राजनीतिक पार्टियों की अंधभक्ति होती है, राजनीतिक पार्टियों की अंधभक्ति होती है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। चलिए बात करते हैं विवाद की जड़ पर। जो मैं पॉइंट लेता हूं विवाद की जड़, ये इंपॉर्टेंस हो गया। अब विवाद की जड़ बात करते हैं। विवाद का जड़ ये हुआ कि जब भारत में 5 सितंबर 2019 को पुनर्गठन किया गया, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया और 2 राज्यों में बांटा गया। उसके कुछ दिनों बाद भारत ने नया नक्शा निकाला, नया नक्शा दिया। भारत ने नया नक्शा दिया जिसमें काला पानी, लिपुलेख और ये तीनों क्षेत्रों को भारत ने अपना बताया। हमेशा से अपना रहा है तो बताएंगे। इस पे नेपाल नाराज हो गया। क्यों नाराज हो रहा है इसकी भी बात कर रहा हूं मैं। नेपाल क्यों नाराज हो रहा है इसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा कि चीन का किस तरीके से हाथ है। बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। नेपाल नाराज हो गया और नेपाल ने भी कहा कि मैं नक्शा करूंगा, अपना नक्शा निकाला, नक्शा निकाल दिया। नक्शा निकालने तक ठीक था। हुआ क्या? नक्शा निकालने तक ठीक था। उसने संवैधानिक संशोधन भी कर डाला, इसके लिए संवैधानिक संशोधन कर डाला। मतलब उसके क्षेत्र में नहीं आता था, आज तक कभी काला पानी और उसके मैप में नहीं था। और उसकी जुर्रत देखो, उस नेपाल की जो हमारी साजिश संस्कृति का भाग है, उसकी जुर्रत देखो कि अब वो क्या कर रहा है पता है? अपने संविधान में संशोधन कर डाला। अपने जो आधिकारिक मैप था, ऑफिशियल मैप था, उसमें संशोधन करके, संविधान संशोधन करके अपनी चीजें अपने क्षेत्र में इन तीनों को दिखा रहे। जुर्रत देखो, ये जुर्रत आई कहां से? इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों है मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। हुआ ये 8 मई 2020 को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए वहां पर, उत्तराखंड गए। लिख रहा हूं मैं, घटियाबगढ़ से लिपुलेख के बीच में 80 किलोमीटर का एक रास्ता बनाया गया था, 80 किलोमीटर का रोड बनाया गया था। उसका उद्घाटन करने पहुंचे रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया क्या? इधर नेपाल नाराज हुआ। और जो ये कह रहा हूं ना, ये डेट कब हुई थी? करीब नेपाल नाराज हुआ और उसने 20 मई 2020 को, ये देखिए 20 मई 2020 को, कितने दिन बाद? सीधे 18 दिन बाद, और नहीं 12 दिन बाद उसने एक, इधर लॉकडाउन है उधर वो संशोधन कर डाला। जुर्रत देखिए। हुआ यूं, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे की जड़ जो समझने की कोशिश करें, अगर देखिए जड़ समझने की कोशिश करें तो जड़ यूं है भारत नेपाल संबंध की, ये टकराव की, विवाद की जड़ ध्यान से देखिएगा। विवाद की जड़ नेपाल भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट है, ठीक है, बफर स्टेट है। अब इस नेपाल पर भारत चीन में से जिसका अधिकार होगा वो सीमा निर्धारण, सीमा पर आतंकवाद कह दूं, अगर चीन की बात करूं, अगर चीन का इस नेपाल पर अधिकार होगा तो भारत में आतंकवाद का प्रसार करने में वो पाकिस्तान की सहायता कर सकेगा। चीन हमेशा से चाहता है कि कोई खुश ना रहे। देखो कोरोना वायरस बना दिया, और कुछ नहीं, अभी ट्रेड वॉर चला रहा था। अमेरिका और ये दोनों पागल हैं एकदम, मतलब दिमाग खराब करके रखे हुए, कुछ भी कर सकते हैं ये दोनों।
क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बफर स्टेट बनाना चाहता है और भारत को घेरने के लिए चीन को ये नेपाल का साथ जरूरी है। इसलिए नेपाल को ये बहका रहा है, फुसला रहा है, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लालच दे रहा है, लेकिन नेपाल समझ नहीं पा रहा है कि अगर नेपाल चीन का साथ देगा तो चीन वही हाल करेगा नेपाल का जो तिब्बत का हुआ था। तिब्बत का अतिक्रमण किया था चीन ने, वही हाल करेगा जो तिब्बत का हुआ था। कत्लेआम मचा देगा और इतना कत्लेआम और इस तरीके से अतिक्रमण करेगा कि वहां के जो गुरु हैं, दलाई लामा जैसे प्रसिद्ध गुरु, उनको भाग के भारत जैसे देश में शरण लेनी पड़ेगी। तिब्बत का अतिक्रमण कर लिया और भारत जैसे देश में उनको शरण लेनी पड़ी। नेपाल वो चीज नहीं समझ पा रहा है। साथ ही नेपाल को लगता है कि अगर मैं भारत से विवाद करूंगा तो चीन उनके साथ खड़ा रहेगा। नहीं, नेपाल को ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि नेपाल का जो 1850 में एक संधि हुई थी, उसके तहत रक्षा और विदेशी मामलों में संरक्षण का जो अधिकार था, विदेशी मामलों में संरक्षण के लिए भारत सरकार ने शपथ लिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसकी ये रक्षा नहीं कर रहा है। चीन इसमें अटंगा लगा रहा है कि चीन चाह रहा है कि वो कर ले। जिस प्रकार चीन आजकल नेपाल वहां श्रीलंका में घुसा हुआ है, श्रीलंका के हम्बन टोटा से देख लीजिए, दुनिया भर का काम कर रहा है। ये तो हमेशा से आतंकवादी ही रहा है एक तरीके से। मैं तो इसको आतंकवादी मानता हूँ। विश्व में दो ही तो आतंकवाद हैं, एक पाकिस्तान है जिसको इस्लामिक आतंकवाद बनाना है, और ये है बिना सामने आया आतंकवाद फैलाता है, उसको पूरा पनाह देने वाला भाई साहब यही है, चीन ही। हम खुल के कह नहीं सकते, ठीक है। इनकी बातें हो गई, तो यही बात थी मेन। अब देखा जाए इनके आगे की राह क्या होनी चाहिए कि भारत नेपाल के संबंध कैसे सुधरेंगे, इनकी बातें करते हैं। नेपाल और भारत के संबंध सुधारने में मैं कुछ सुझाव अपनी पर्सनली दूंगा और कुछ जो मैंने पढ़ रखा है उसके बारे में, कि भारत सरकार को नेपाल के आंतरिक मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या है कि वो भड़का हुआ है, हमारा ही बच्चा है लेकिन भड़का हुआ है। अगर भड़के हुए बच्चे को फिर से भड़का देंगे और थोड़ा सा हस्तक्षेप करेंगे तो वो दिक्कत की बात हो जाएगी। दूसरी बात, नेपाल के साथ शांति वार्ता करनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, वार्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। वार्ता होनी चाहिए, वो भी द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। और नेपाल में आर्थिक सहायता दे, भारत नेपाल में आर्थिक सहायता प्रदान करे, साथ ही आर्थिक सहायता प्रदान करे और उनको मतलब उनके विकास में भारत हाथ लगाए, क्योंकि अगर ये विकास में चीन ने हाथ लगा दिया तो नेपाल का साथी चीन बन जाएगा, और अगर नेपाल गया तो समझ लीजिए हमारी सबसे बड़ी हार होगी। ये भी कह देता हूँ मैं। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा ही होगा या अच्छा लगेगा, उसको कमेंट करके बताइएगा। अगर गलती हो रही है तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में कुछ बातें बताऊंगा, जैसे मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आपको, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, फ्यूचर विद आशुतोष नाम के चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ आप सकुशल होंगे और जाते जाते नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।